एक चीज जिसमें चीन ने महारत हासिल की हुई है वो है दूसरों की टेरिटरी में जबरदस्ती घुसना और दावा करना कि वो उनकी है। वो ऐसे छोटे डेवलपिंग नेशंस को टारगेट करता है जो उसके पड़ोसी हैं, क्योंकि उसको पता है कि उनकी मिलिट्री चीन से लड़ने में उतनी ताकतवर नहीं है। ये चीन के ताइवान और फिलीपींस पे बढ़ते दबाव से साफ देखा जा सकता है। हुआ यूं कि जून 17 को चीनी कोस्ट गार्ड फिलीपींस की टेरिटरी में घुस जाते हैं और अपने धारदार हथियार से उनकी बोट पर हमला करने लगते हैं। जहां फिलीपींस कोस्ट गार्ड बिना हथियार के और कम संख्या में अपना बचाव कर रहे थे, वहीं चीनी कोस्ट गार्ड जबरदस्ती उनके 7 बंदूक चुरा लेते हैं। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक कोस्ट गार्ड का फोन तक चुरा लिया। इसके साथ ही उन्होंने एक आउटबोर्ड मोटर, कम्युनिकेशन और नेविगेशन इक्विपमेंट को तोड़ भी दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब वो ये कर रहे हो। इससे पहले यही टैक्टिक्स उन्होंने भारत के साथ भी करनी चाहिए, मगर वहां उनको मुंह की ही खानी पड़ी। तो कैसे भारत चीन के लिए परेशानी बना हुआ है? क्यों ये चीज चीन अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ करता रहता है? और क्यों चीन पड़ोसी देशों के एक साथ आने से परेशान है? चलिए जानते हैं। 2017 में चीन छुपके से डोकलाम के बॉर्डर पर रोड्स बनाना शुरू कर देता है और इसके साथ ही वो वहां पहले से बनी रोड्स को भी भूटान के पास कंस्ट्रक्ट करने लगता है। भूटान जैसे कि एक छोटा देश है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए भारत से हेल्प लेता है। तभी के तभी भारत सरकार भी इस पे कार्रवाई करती है और डोकलाम पे अपने 270 सोल्जर्स भेज देती है। ये सोल्जर्स अपने साथ कुछ वेपन्स और 2 बुलडोजर्स के साथ वहां पर जाते हैं ताकि चाइनीज सोल्जर्स को रोका जा सके। भारतीय सैनिक वहां से हटते नहीं हैं और अपना तंबू लगा के बैठ जाते हैं। देखते देखते चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स को ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन थोड़े महीनों बाद भारत सबसे पहला मूव लेता है और अपनी ओरिजिनल पोस्ट डोकलाम पर चले जाता है, जो कि भूटानीज बॉर्डर से 500 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद चीन भी वहां से हट जाता है और रोड की कंस्ट्रक्शन को रोक देता है। पीसफुली मिड जून तक ये मैटर बिना खून खराबे के सॉल्व हो जाता है। लेकिन चीन तो चीन ही रहेगा और उस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 5 मई 2020 को चीन और भारतीय सैनिकों के बीच सीनो इंडियन बॉर्डर्स पर अलग अलग जगह हाथापाई होने लगती है। पैंगोंग लेक, तिब्बत बॉर्डर और मई के एंड तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात काफी खराब हो चुके थे, जिसके बाद भारत और चीन दोनों ने काफी सोल्जर्स बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए, क्योंकि चीन यहाँ भी इंडियन टेरिटरी में कब्जा करने के फिराक में था। 6 जून को लोकल मिलिट्री कमांडर डिसएंगेजमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर तभी वहां पे एक इंडियन ऑफिसर को चीन का एक कैंप लगा मिलता है, जिसके बाद भारत अग्रेसिव हो जाता है और जून 15 को भारत और चीन सोल्जर्स के बीच एक भयानक झड़प हो जाती है। इसके बाद इंटरनेशनली बेइज्जती ना हो इसलिए चीन बताता है कि उसके सिर्फ 4 सैनिकों की ही मृत्यु हुई है, जबकि एक्चुअल नंबर्स इससे कई ज्यादा थे। इंडिया के अकॉर्डिंग कम से कम 40 चाइनीज सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया की तरफ से यह बयान था कि लगभग 38 PLA सोल्जर्स नदी में बह के मर गए थे। गलवान में क्लैशेस की वजह से भारत सरकार ने तभी 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था, जिसमें उनकी एक सबसे बड़ी ऐप थी टिकटॉक। 7 सितंबर 2020 को भी PLA जबरदस्ती भारत को प्रोवोक करने की कोशिश करता है और 60 PLA सोल्जर्स रोड्स और कील लगे हुए हथियारों के साथ भारतीय सैनिकों से भिड़ने लगे। यही वो हथियार थे जो उन्होंने गलवान में भी यूज किए थे और अक्सर देखा गया है कि चीन इनका ही इस्तेमाल करती है, क्योंकि उन्होंने एक नो फायरिंग एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फायरिंग करना मना है। इसके बाद भी चाइनीज सोल्जर्स ने 20-30 राउंड हवा में चलाए। इसके बाद मानो ये क्लैशेस लगातार ही देखने को मिलने लगे। चाइनीज सोल्जर्स ने तवांग में भारत की टेरिटरी में घुसने की कोशिश की थी, जहां पर भारतीय सोल्जर्स ने लाठी और पत्थरों की मदद से उनको पीछे खदेड़ा। ये एक दिन की बात नहीं है, अब ये चीन लगातार कई बार करता रहता है। मगर भारत एक ऐसा देश है जिसने उसकी नाक में दम कर रखा है, लेकिन वहीं ये अपनी छोटी नेबरिंग कंट्रीज को एकदम गुलाबों की तरह ट्रीट करता है और बार बार उनकी टेरिटरी में घुस के घुसपैठ भी करता है, क्योंकि चीन का मानना है कि जो उसका है वो उसका है ही, लेकिन जो उसका नहीं भी है चीन उन सबको भी नेगोशिएबल मानता है। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि जो एरिया उसका नहीं है उसे भी वो कभी ना कभी ले ही लेगा। चीन आज दुनिया भर में एक सुपर पावर बनना चाहता है और दूसरों को अपने नीचे दबा हुआ देखना चाहता है। उसका मानना है कि वो जैसा चाहे वैसा ही उसके आसपास के देश करें और उसकी जी हजूरी करें। अगर भूटान की बात करें तो चीन उसके साथ एक
477 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। वैसे तो चीन और भूटान कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शेयर नहीं करते, लेकिन अब तक इन दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इनके बीच 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री टॉक्स हो चुकी हैं। असल में भूटान पहले तिब्बत के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक रिलेशनशिप शेयर करता है, लेकिन चीन ने जब तिब्बत को जबरदस्ती कैप्चर किया, जहां वेस्टर्न तिब्बत में भूटान के कई एनक्लेव्स थे, उन्हें चीन ने जबरदस्ती ले लिया और आज वो भूटान को भी तिब्बत का पार्ट ही बताता है। इसलिए कई बार इन बॉर्डर्स पर आए दिन डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। वहीं भूटान से सटे नेपाल में कुछ टाइम पहले ही चीन ने अपनी सलामी स्लाइस स्ट्रैटेजी का यूज करते हुए नेपाल के 36 हेक्टेयर लैंड को अपना बना लिया है। ये इंक्रोचमेंट इतना बड़ा है कि इस बॉर्डर में आने वाले 15 डिस्ट्रिक्ट्स में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स चीन ने अपने अंडर ले लिए। वहीं अगर साउथ चाइना सी और उनके आसपास के नेशंस को अगर देखें तो सी सिंगापुर से लेकर स्टेट ऑफ ताइवान तक लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाई करता है। 5 ओशंस के बाद इसको लार्जेस्ट सी बॉडी कहा जाता है। इसमें लगभग 200 आइडेंटिफाइड आइलैंड्स और रीफ्स मौजूद हैं, जिसमें से ज्यादातर स्प्रेटली आइलैंड्स का हिस्सा है। इस एरिया को मेनलैंड चाइना, मकाओ, हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ ही इसमें पर्ल, माइन, जेलोंग, रेड, मेकोंग, राजंग, पहांग ये सारी रिवर्स आकर यहाँ पर मिलती हैं। इन्हीं में कई अनइनहैबिटेड आइलैंड्स नेशंस हैं जो चीन और इन सब कंट्रीज के बीच डिस्प्यूटेड हैं। इसके साथ ही यहाँ 2 तरह के डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। पहला है मैरिटाइम बाउंड्रीज को लेकर, दूसरा है आइलैंड्स को लेकर, और ये सभी डिस्प्यूट्स काफी कंट्रीज के बीच अक्सर देखे जाते हैं। इसलिए 1992 में यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी यानी यूएनसीएलओ ने कंट्रीज की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड 200 मीटर तक एक्सटेंड किया। इसलिए साउथ चाइना सी के कोस्टल कंट्रीज के स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपस में ओवरलैप या क्लैश करते हैं। लेकिन चीन अकेले एक ऐसी कंट्री है जो अपनी 9 डैश लाइन के तहत इस बॉडी का सबसे ज्यादा एरिया क्लेम करता है। इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम भी इसे अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम करता है। वहीं वियतनामीज कोस्ट की मैरिटाइम बाउंड्री चीन, ताइवान और वियतनाम के बीच डिस्प्यूटेड है। बोर्नियो की नॉर्दर्न मैरिटाइम बाउंड्री चीन, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ताइवान के बीच डिस्प्यूटेड है। नाटूना आइलैंड्स के नॉर्दर्न बॉर्डर्स चीन, इंडोनेशिया, ताइवान और वियतनाम के बीच कॉन्फ्लिक्टेड है। पलवन और ल्यूजोन की मैरिटाइम बाउंड्री चीन, फिलीपींस और ताइवान के बीच क्लैश करती है। ये सभी डिस्प्यूट्स इन कोस्टल नेशंस के बीच बहुत से वायलेंट क्लैशेस का हिस्सा बने, लेकिन चीन अपनी गनबोट डिप्लोमेसी और आर्टिफिशियल आइलैंड की कंस्ट्रक्शन के थ्रू इस रीजन का सबसे अग्रेसिव प्लेयर बनकर उभरा है। लेकिन भारत के साथ साथ आज ये सारे पड़ोसी देश एक साथ मिलकर चीन को काउंटर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीन ज्यादा ही परेशान हो चुका है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी इन एशियन कंट्रीज का साथ दे ही रहा है। जैसे कि यूएस की नैन्सी पेलोसी सबसे पहले ताइवान गई, जिसके बाद चीन काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था और उसने इस पे नाराजगी भी जाहिर की। वहीं नैन्सी पेलोसी फिर एक बार एशियन कंट्री का दौरा करती हैं और इस बार वो भारत आई, जहां उन्होंने यूएस डेलीगेट्स के साथ धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की थी। इसके बाद चीन भारत पे काफी एलिगेशंस लगाने लगा और इस मीटिंग को गलत ठहराने लगा। भारत भी इन स्टेटमेंट को लाइटली लेता है और वो अरुणाचल में भी कई सारे डैम्स बनाने का प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता है। इसके साथ ही भारत में जो G20 समिट हुआ था उसमें चीन नहीं आया। उसका कहना था बॉर्डर इश्यूज की वजह से वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया और चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके साथ ही रशिया, जो कि चीन का एक अच्छा साथी माना जा रहा है, वो भारत का भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स में काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। अभी अभी उसने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल दिया था, जो कि भारत और रशिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर था और भारत ने इसको रशिया के साथ मिलकर डेवलप किया है। ब्रह्मोस एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसको बेस्ट शिप किलिंग वेपन्स में इंक्लूड किया गया है। अब यही वेपन भारत फिलीपींस को दे रहा है, जिससे अब साउथ चाइना सी की जंग अब और इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। इसके साथ ही भारत की नेवी की 3 शिप्स ने साउथ चाइना सी में अभी एक स्ट्रेटेजिक मिशन किया। इसमें नेवी की 3 शिप्स, एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्लीट टैंकर और एक एंटी सबमरीन कवर्ड शामिल थे। इनके डिप्लॉयमेंट के बाद ये वेसल साउथ चाइना सी के की पोर्ट्स पे गई, पहले सिंगापुर, फिर मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और लास्ट में ब्रुनेई।
इसके साथ ही भारत चीन को एक क्लियर मैसेज भेज रहा है कि वो उससे नहीं डरता और जिस सी को वो क्लेम करता है वहां भारत की नेवी कभी भी आ जा सकती है और वो इतनी ताकत रखते हैं कि चीन के पड़ोसी देश भी आज भारत के साथ हैं। जापान भी साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते पावर की वजह से अचानक ही अपना मिलिट्री बजट बढ़ा देता है। उसने अपना मिलिट्री बजट 1/4 से अधिक बढ़ाकर $51.4 बिलियन कर दिया है। इसके साथ ही रिसेंटली फिलीपींस और जापान ने एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसमें एक दूसरे की धरती पर अपनी सेना की तैनाती की अनुमति दी गई। केवल साउथ एशियन कंट्रीज ही नहीं बल्कि साउथ चाइना सी के लिए और भी कंट्रीज चीन से लड़ने के लिए आगे आ रही हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक ऐसा रूट है जहां से कई सारी कंट्रीज का ट्रेड पास होके जाता है। अगर चीन इसे कंट्रोल कर लेता है तो दूसरी कंट्रीज के लिए भी ये प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फ्रांस एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अकेले 2021 में ही बे ऑफ बंगाल रीजन में इंडिया ने जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इनके साथ 2 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं और एक में तो फ्रांस भी शामिल था। इसके अलावा अमेरिका ने अकेले भी अपनी सीमा के बाहर कई जगह पर मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जापान और साउथ कोरिया में साफ देखी जा सकती है। जापान में उनके 120 बेसेस हैं विद 53,713 ट्रूप्स के साथ और साउथ कोरिया में उनके 73 बेसेस हैं 26,414 ट्रूप्स के साथ। इसके साथ ही यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया अपने यूके और यूएस के साथ मिलकर ऑकस ग्रुप बनाकर इसी को अंजाम दे रहा है। 2018 में इंडोनेशिया ने भी मलक्का स्ट्रेट के पास मौजूद अपने साबांग पोर्ट का इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्सेस इंडिया को दे दिया है। इंडिया ने म्यांमार से बात करके उसके साथ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक तरफ कोलकाता म्यांमार के सितवे पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होने वाला है बाय सीवेज और 2023 से ऑपरेशनल भी हो चुका है और दूसरी तरफ सितवे पोर्ट को ऊपर मिजोरम से बाय रोड भी कनेक्ट किया जा रहा है एज एन ऑल्टरनेट रोड रूट। इंडिया ने इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के इंपॉर्टेंस को देखते हुए 2015 में उनके साथ एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन पैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि चाइनीज डोमिनेंस सिर्फ एक ही चीज से कम हो सकती है और वो है साउथ ईस्ट एशिया देश का डेवलपमेंट, क्योंकि इस कम डेवलपमेंट की वजह से ही वो चीन के डेड ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए इंडिया और अमेरिका मिलकर इन देशों की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं और अब इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर उसके साथ इंडिविजुअल डील्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मल्टी कंट्रीज एसोसिएशन भी बना रहा है, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड। यहाँ पर इंडिया 3 देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन के मैरीटाइम सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन्होंने करीब 50 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, ताकि चीन की नेवल और फिशिंग एक्टिविटीज और ज्यादा एक्यूरेटली ट्रैक की जा सके। तो दोस्तों, इसलिए ही चीन भारत से परेशान है, क्योंकि सब एशियन कंट्रीज में से उसकी नाक पर दम भारत ने किया हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या भारत चीन के अगेंस्ट सबसे पावरफुल कंट्री है? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।